वाले टॉपिक में 2 केसेस इसमें भी लेंगे, जैसे कल इम्पल्स वाले में लिए थे। तो पहला वाला केस आप लो, फर्स्ट केस जो होगा उसमें जो रिजिड बॉडी है वो हमारी क्लैंप होगी। और दूसरे वाले में लिखेंगे जहां पर रिजिड बॉडी हमारी फ्री रखी होगी। 2 ही कैटेगरीज आती है प्रॉब्लम्स की। करना क्या होगा, रिजिड बॉडी जो क्लैंप है इसमें हमारे स्टेप्स ये रहेंगे सॉल्व करने के स्टेप्स। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COAM, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू जहां पर वो क्लैंप होगा, यानी जहां पर हिंज किया जाएगा उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे पूरे सिस्टम का मतलब बॉडी और पार्टिकल को मिला करके। एक पहला स्टेप रखोगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, और दूसरा स्टेप वो ज्यादातर क्वेश्चंस में उसकी नीड आएगी नहीं सेकंड स्टेप की, बट कुछ क्वेश्चंस में अगर आएगी तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जरा रिकॉल कर लो पहले, तो क्या था ना, जो मोमेंटम कोलिजन वाले चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस हुआ था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसमें ये कहा गया था कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, पार्टिकल 1 जिसकी वेलोसिटी u1 हो और पार्टिकल 2 जिसकी वेलोसिटी u2 हो, तो अगर ये दो पार्टिकल्स कोलाइड करें और कोलिजन्स के बाद इनके पास v1 v2 वेलोसिटी आ जाए, कोलिजन से पहले u1 u2 है, कोलिजन के बाद पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2, तो इसमें रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन बनाते हो सेट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वो ये लिखते हो v2 minus v1 upon u1 minus u2। हाँ जी, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, और इसको हम रेस्टिट्यूशन e के बराबर लिखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। ज्यादातर क्वेश्चन खाली पहले वाले स्टेप से ही सॉल्व हो जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द क्लैंप। इसके लिए ना हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि असाइनमेंट में अगर आप देखोगे कई सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें तो ये है सेकंड क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम 2, उसमें उन्होंने कहा है कि एक मासलेस रॉड है और उसके साथ एक पार्टिकल कैपिटल एम मास का अटैच है, और ये रॉड ऊपर वाले पॉइंट पर क्लैंप की गई। असाइनमेंट है ना तुम लोग के पास? यस सर। सेकंड वाला फिगर, सेकंड क्वेश्चन जो है, तो उसमें एक रॉड है, एल लेंथ की रॉड दी गई है, उसके साथ एक मास अटैच है, और इधर से कोई बुलेट यानी कि एक दूसरा पार्टिकल स्मॉल एम मास का इसके पास v नॉट वेलोसिटी से आकर के कोलाइड होता है, और कोलाइड करने के बाद वो स्टिक कर जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, सो ग्रेविटी का अगेन कोई काम नहीं होगा इसमें। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये कोलिजन से पहले वाली स्टेटस दी गई है। अब कोलिजन के बाद वाला स्टेटस अगर फाइंड करना हो कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसमें, तो कैपिटल एम मास और ये स्मॉल एम मास आपस में जब स्टिक कर जाएंगे तो टोटल मास हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और क्योंकि ये क्लैंप है तो ये बॉडी इसके अबाउट सिर्फ रोटेट कर सकती है, कोई ट्रांसिटरी मोशन नहीं आएगा इसके अंदर, ओमेगा इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। और सिर्फ एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसमें रेस्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पर बॉडी स्टिक हो रही है वहां रेस्टिट्यूशन की कोई नीड नहीं है। आप सीधा सीधा एक काम करिए, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो हिंज वाला पॉइंट है क्लैंप, इसको सीधे इग्नोर करें। जो क्लैंप वाला पॉइंट है उसके अबाउट जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी रखना है। और पहले वाला एंगुलर मोमेंटम अगर हम देखें तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। तो स्मॉल एम के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखी जाएगी स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी v नॉट,
और इसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्लैंप, क्लैंप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कैपिटल एल। और बाद वाले केस में क्योंकि ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंटू ओमेगा वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। एक बार फिर से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें रखना है वो इस क्लैंप पॉइंट के रिस्पेक्ट में रखना है। थोड़ा सा ध्यान देना, रॉड के अंदर कोई मास नहीं है, रॉड का मास 0 दिया गया है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस पार्टिकल का होगा। और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैपिटल आई की जो वैल्यू बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, वो एक पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और उसका पॉइंट सी से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, तो इससे डायरेक्टली ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिंपल स्टेप है, डायरेक्ट करना होगा इसको। ओमेगा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या वैल्यू बनेगी। अच्छा, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बॉडी स्टिक हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस आएगा इसके अंदर, और वो हमारे क्वेश्चन में पूछा भी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एम मास के पास होगी वेलोसिटी v नॉट की वजह से, हाफ स्मॉल एम v नॉट स्क्वायर, और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो इस सिस्टम के रोटेशन की वजह से आएगी, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ से सॉल्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर करेंगे, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहाँ से इसका लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को लेस कर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें। सर इसी में मैक्सिमम हाइट निकालने वाला कैसे करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसमें हाइट नहीं आएगी ना फिगर में, अगर ये वर्टिकल प्लेन पे होता तो हाइट निकालते, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का डायग्राम है, इसलिए इसमें हाइट का क्वेश्चन नहीं है, वो हाइट वाला क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। ये स्टेप क्लियर है नहीं, पहले आप ये देखो क्योंकि अगला क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। ये इक्वेशन क्लियर हुई है वाली, ये जो लिखी यस हुई सर। है, यस सर। बस इसको ध्यान रखना है। अभी धीरे धीरे हम थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे भी। ठीक है, अब एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, वो असाइनमेंट पे नहीं है, ध्यान देना असाइनमेंट में नहीं है प्रॉब्लम, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। सपोज एक रॉड है और उसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल दी गई, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्लैंप किया गया है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर क्लैंपिंग है इसमें, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल इसमें आकर के कोलाइड करता है, और अब की बार कोलिजन इलास्टिक कंसिडर कर रहे हैं। पिछली बार इन इलास्टिक कंसिडर किया था, अब की बार आप इस कोलिजन को इलास्टिक मानिए। और सेम क्वेश्चन ये है कि इस रॉड में एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी कोलाइड करने के बाद, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। तो कोलिजन के बाद क्या कंडीशंस बनेंगी पहले वो एनालाइज करो। रॉड में क्लैंपिंग है तो इस वजह से ये सिर्फ रोटेट करेगा यहाँ पर अबाउट द क्लैंप पॉइंट, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। और जो ये पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, ये इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आएगी कोलिजन के बाद। तो हमने इसकी वेलोसिटी को कुछ v मान लेते हैं और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लीजिए। मतलब v इस पार्टिकल की कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है और ओमेगा कोलिजन के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें जो स्टेप है उसको आप डेविएट नहीं करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द क्लैंप। तो पहला वाला स्टेप अगर फॉलो करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें इस क्लैंप पॉइंट के रिस्पेक्ट में,
तो कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के पास होगा, वो होगा m v नॉट एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस क्लैंप l। कोलिजन के बाद क्योंकि ये पार्टिकल में वेलोसिटी है तो इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो हो गया m इंटू v इंटू इसका क्लैंप से डिस्टेंस है l, प्लस कोलिजन के बाद क्योंकि रॉड रोटेट भी कर रही है तो I इंटू ओमेगा। अब जो I रखेंगे वो इस रॉड का रखेंगे इस क्लैंप पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो होगा कैपिटल M L स्क्वायर अपॉन क्या रखे 3 बाय 3 बाय 3 समझ इंटू ओमेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी वो ध्यान देना, बिकॉज कोलिजन इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखेंगे बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से चले अगर, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुआ तो कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m v स्क्वायर एंड प्लस रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन बन रही है। अभी हम रेस्टिट्यूशन का यूज नहीं करने जा रहे क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कोई। तो फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया गया है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किया गया है। रीजन उसके पीछे है कोलिजन इलास्टिक दिया जा रहा है, कोई लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करेंगे यार, सॉल्व करने के लिए ना हम सिंबॉलिकली चलते हैं, सिंबॉलिकली नहीं सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। सपोज दैट कैपिटल M की जो वैल्यू है वो 4 किलोग्राम है, स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम, v नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है और लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैलकुलेशन आसान लगेगा। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसके अंदर अगर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर की जाए, स्मॉल m इज 1 किलोग्राम और v नॉट इज 2, v नॉट को भी 1 कर लेते हैं, v नॉट इज 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1 इक्वल टू 1 इंटू v इंटू 1 दैट इज सिंपली v प्लस 4, इसको भी 4 की जगह 3 कर दे तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो 3 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर 1 और सीधा सीधा ओमेगा बचेगा यहाँ। इससे हमने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वैल्यू जैसे दी है। और सेकंड वाले में अगर एंटर करेंगे तो ये सारे हाफ कैंसिल कर जाएंगे, स्मॉल m की वैल्यू 1, v नॉट की वैल्यू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 इंटू v स्क्वायर दैट मींस सिंपली v स्क्वायर, कैपिटल M 3 बाई 3 कैंसिल, एल स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बनती है। सॉल्व करके देखते हैं इससे v और ओमेगा की क्या वैल्यूज बनेगी। v प्लस ओमेगा दे रखा है आपको और v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बना दी। अब v और ओमेगा की क्या वैल्यूज बनेगी। सॉल्व कर पाएंगे यार इसको। v प्लस ओमेगा इज 1 एंड सर ओमेगा 1 आ रहा है। ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और v की वैल्यू v प्लस ओमेगा 1 एंड v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो 1, तो ओमेगा 1 हो जाएगा, ओमेगा 1 आएगा और v जो आएगा वो 0 आएगा। 0 हो जाएगा। हाँ, इसके जो सोल्यूशन आएंगे उसके सोल्यूशन के हिसाब से ओमेगा की वैल्यू 1 आएगी और v की वैल्यू 0 आएगी। तो ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक इसलिए है कि हमने वैल्यूज कुछ इस तरीके से सबको 1 1 1 कर दिया था, इस वजह से हो सकता है कि एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू 0 आ रही है। बट हमें जो पर्पस था वो समझाते हैं आपको। पर्पस क्या था, जब ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है और v की वैल्यू 0 आ रही है तो रॉड का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट जहां पर कि पार्टिकल ने कोलिजन किया था, इस पॉइंट की बात करें, जिस पॉइंट पर पार्टिकल कोलाइड हुआ था उस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी कोलिजन के बाद, रोटेशन का केस चल रहा है तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की कैलकुलेट करोगे r इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले से। r मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा तो 1 मीटर का डिस्टेंस और ओमेगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी जनरेट होगी सबसे नीचे वाले पॉइंट की
वो r इंटू ओमेगा के हिसाब से 1 इंटू 1 यानी कि ये 1 मीटर पर सेकंड से चलेगा। और पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करके आपको 0 मिल रही है। यहाँ पर जो v नॉट था ये वैल्यू भी 1 थी। ये हमारा स्पेसिफिक केस बन रहा है, जस्ट स्पेसिफिक केस जहां पर ये वैल्यूज ये थी आपकी। अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर सॉल्व करके दिखाएं आपको, जनरलाइज करते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज हटा देते हैं और जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को जरा ध्यान से देखोगे आप। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये सारे हाफ कैंसिल कर रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं ये m इंटू वी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। जो यहाँ पर m इंटू वी स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एम वी स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर एंड इक्वल टू दिस वैल्यू। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें एम वी नॉट एल और ये एम वी एल, इस एम वी एल को भी लेफ्ट साइड लेके जाओ। एम वी एल को लेफ्ट साइड है तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये इक्वल टू साइन आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें अगर, तो दोनों को डिवाइड करने से कुछ रिजल्ट्स आएंगे। देखो क्या बनते हैं दोनों इक्वेशंस अगर डिवाइड करते हैं। कुछ स्टेप्स वर्बली करोगे, यहाँ पर आप एज देखिए डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये मास और मास कैंसिल कर जाएंगे। न्यूमरेटर में बचेगा वी नॉट माइनस वी और डिनोमिनेटर में बचेगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 अपॉन वी नॉट प्लस वी। ये चीज समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड उसमें से एक एल राइट साइड से कैंसिल कर जाएगा, मतलब ये सॉरी ये बचेगा एल अपॉन वी नॉट प्लस वी इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर जब डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो सिर्फ वन। ओमेगा बचेगा आपके पास। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक। अब ये रिजल्ट क्या बन रहा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट बन रहा है ओमेगा एल माइनस वी इक्वल टू वी नॉट। चेक करते जाओ, एक एक स्टेप चेक करते जाओ। ओमेगा एल माइनस वी इक्वल टू वी नॉट। ठीक है ये चीज? यस सर। अब ओमेगा एल क्या है देखो आप, व्हाट इज ओमेगा इनटू एल। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये लेंथ एल है, तो जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी एक वेलोसिटी आएगी जनरलाइज फॉर्म में। सबसे नीचे वाले पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल ही होगी, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉटम पॉइंट। और पार्टिकल की वेलोसिटी वी है और वो सबसे नीचे वाला पॉइंट इनिशियली 0 वेलोसिटी पे था। अगर आप इस रिलेशन को देखो तो ये रिलेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्म का आ रहा है। अगर आप इसको अपना पार्टिकल 1 मान लो और इसको अपना पार्टिकल 2 मान लीजिए, और ये फिर से मेरा पार्टिकल 1 और ये फिर से मेरा पार्टिकल 2, तो क्या कह रहा है आपका v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1, सो v2 मतलब इस पॉइंट 2 की वेलोसिटी, तो v2 इज ओमेगा एल माइनस v1 यानी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v, सो ओमेगा एल माइनस v, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। सो u1 पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस पार्टिकल 2 की वेलोसिटी 0, और ये रेस्टिट्यूशन E है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 है। अब क्या ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन सिमिलर नहीं आ रहे? जो यहाँ पर रिजल्ट है और जो यहाँ पर रिजल्ट बन रहा है रेस्टिट्यूशन का यूज करके, यस सर। दोनों सेम रिजल्ट बन रहे हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आ रहा है ना, कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन में यहाँ पर जो वेलोसिटी से एंटर करेंगी, मतलब कौन सी वेलोसिटी कंसिडर करनी होगी आप,
किन पॉइंट्स की वेलोसिटी को लेकर के हम रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाएंगे, तो उसका आंसर ये है कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में जो पार्टिकल कोलाइड करेगा उसकी वेलोसिटी कंसीडर होती है, जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी कंसीडर करनी है, और रॉड के जिस पॉइंट के साथ उसने कोलिजन की है उस स्पेसिफिक पॉइंट की वेलोसिटी का यूज करेंगे। V2, V1, U1, U2 इनमें से जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी यूज करा जाएगा, और जिस स्पेसिफिक पॉइंट को जा करके उस पार्टिकल ने कोलाइड किया है उस स्पेसिफिक पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी और उस स्पेसिफिक पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी का यूज करके रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जनरेट की जाएगी। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखना होगा आगे से। इसकी प्रूविंग दिखा रहा था मैं कि रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में वेलोसिटीज रॉड के स्पेसिफिक पॉइंट की होती है, और वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल जा करके हिट करेगा, कोलाइड करेगा। उस स्पेसिफिक पॉइंट की कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी है, और जो पार्टिकल था उसकी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी थी, उनका यूज करेंगे, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशंस बनाएंगे। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगले एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में इस पॉइंट को यूज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बार फिर से यहाँ क्लैंप वाला ही केस लेंगे। ऊपर की साइड क्लैंपिंग, मास ऑफ रॉड और लेंथ एल गिवन है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल स्मॉल एम आकर के कोलाइड करता है इसको v0 वेलोसिटी से, और इनिशियली रॉड रेस्ट पे है। अब की बार आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल 0.7, रेस्टिट्यूशन दिया गया है 0.7। तो इसमें कोलिजन के बाद अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और उसके लिए इक्वेशंस तैयार करनी है, तो इक्वेशंस कैसे बनेगी देखो। ओमेगा वेलोसिटी मान लिया रॉड के पास आ गई, और जो पार्टिकल कोलाइड हुआ है उसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने v मान लिया, और इक्वेशंस कौन कौन सी बनेगी वो लिखिएगा। पहली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की, तो वो इक्वेशन बनेगी m v0 इंटू एल, बाद में m v इंटू एल, और प्लस रॉड का i इंटू ओमेगा। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम रेस्टिट्यूशन की बनाना चाहते हैं, ई वाली, जिसकी वैल्यू 0.7, तो 0.7 इज इक्वल टू, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है, 0.7 इक्वल टू व्हाट। तो इसके अंदर पहले मुझे ये पता करना पड़ता है कि रॉड के जिस पॉइंट्स को हिट किया गया है वहां पर क्या वेलोसिटी आएगी। तो लोवेस्ट पॉइंट को हिट किया है, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आएगी एल इंटू ओमेगा की, और लोवेस्ट पॉइंट की पहले वाली वेलोसिटी 0। तो इनका यूज करिए, मतलब कि एल ओमेगा माइनस वी, ये हो गया मेरा V2 माइनस V1, इसको मेरा 0.2 मानना पड़ेगा, और ये मेरा 0.1। सो V2 माइनस V1 की जगह लिखेंगे एल ओमेगा माइनस वी, और नीचे U1 माइनस U2, तो U1 इज V0 एंड U2 इज 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। और इसके दो ही इक्वेशन चाहिए, बिकॉज दो ही अननोन्स है, एक अननोन हमारे लिए V है और एक अननोन हमारे लिए ओमेगा है। दो इक्वेशन चाहिए थी, दोनों इक्वेशन तैयार हो गई। इक्वेशन बनाना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है सॉल्व करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, तो सॉल्व करने के बाद ये हो सकता है कि जो v है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, हो सकता है कि v की वैल्यू नेगेटिव आए, हो सकता है v की वैल्यू 0 आए। तो उसका मतलब ये होगा, अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा अपने आप को। अगर सॉल्व करके v नेगेटिव आ जाता है तो उसका सिर्फ एक मतलब होगा कि कोलाइड करने के बाद ये पार्टिकल वापस पीछे आ जाएगा, और अगर v 0 आता है दैट मीन्स कि कोलिजन के बाद ये पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब ये हो सकता है अपने पहले वाली डायरेक्शन में ही चले, हो सकता है कि कोलाइड करके पीछे की तरफ आ जाए, और हो सकता है कोलाइड करके रेस्ट पे आ जाए। डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर सॉल्व करके कैसा आंसर है।
हटा दे इसको भी। Yes, sir. नाउ सेकंड केस पे आइए जहां पर बॉडी फ्री है, क्लैम्प नहीं है, इज फ्री। कैटेगरी 2। तीनों एग्जांपल हो गए मेरे को, एक इलास्टिक कोलिजन का, एक इलास्टिक कोलिजन का और एक जनरल ई की कोई भी वैल्यू लेकर, तीन ही एग्जांपल्स आते हैं। फ्री वाले में जहां पर कोलिजन फ्री है वहां पर क्या करना होगा, वहां पर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? तो इसके स्टेप्स बता रहा हूं आपको। पहला स्टेप आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बट ये चीज हमेशा किसी न किसी पॉइंट पे रिलेटिव होती है। तो जो फ्री ऑब्जेक्ट्स है वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू, अभी हमें डिसाइड करना पड़ता है किसके रिलेटिव है। तो कल इम्पल्स वाले में भी आपसे कहा गया था कि फ्री Center of ऑब्जेक्ट्स में, mass. हाँ राइट, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी फॉलो होगा इस केस में, बिकॉज बॉडी फ्री है, कोई क्लैंप नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा। और तीसरी रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, ये आपका जनरलाइज 3 स्टेप रहेंगे इसको सॉल्व करने। एक बार एग्जांपल करके दिखाते हैं, समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन का ही जो बी पार्ट है, बी पार्ट नहीं, सॉरी बी पार्ट नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, फोर्थ का ए पॉइंट, ए पार्ट, उसमें ये कह रहे हैं आपसे एक रॉड दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में एक रॉड है और यहाँ पर एक पार्टिकल है एम मास का, वो वी नॉट वेलोसिटी से जा करके उस रॉड के साथ कोलिजन कर रहा है। रॉड का मास एम, रॉड की लेंथ एल, और इसमें कोई क्लैंपिंग नहीं है देना, बिना बिना क्लैंप वाला रॉड। लेकिन किस टाइप का कोलिजन है उस क्वेश्चन को पढ़ के देखो जरा। फोर्थ ए में ये कोलिजन इलास्टिक दिया जा रहा है, इनइलास्टिक दिया जा रहा है, या फिर कोई रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी गई है मुझे इसके अंदर। तो बताइए जरा पढ़ करके यार क्या है इसमें। Sir, sticks to it. लिखा है। इनइलास्टिक कोलिजन। स्टिक मतलब इनइलास्टिक हो गया, तो ये स्मॉल एम पार्टिकल यहाँ स्टिक कर गया और ये रॉड कैपिटल एम मास की। इसके बारे में हमने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। ऐसे क्वेश्चंस में जब बॉडी फ्री होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। फ्री ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास किस चीज का, रॉड का या फिर रॉड और पार्टिकल का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आएगा उसका। तो जब बॉडी स्टिक हो चुकी, हाँ कंबाइंड बॉडी स्टिक हो रही है ना, कैपिटल एम और स्मॉल एम जब स्टिक कर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कंबाइंड होकर के कहां पर जाएगा। फोड़ देता है। सेंटर ऑफ मास पहले कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट कांसेप्ट आएगा, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा। और भी है देखो। और पार्टिकल को मिला करके निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, बोलते हैं और वो ये डाली थी किसी ने। उससे निकालेंगे आप m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इसके लोवेस्ट पॉइंट को y इक्वल टू 0 मान लें, लोवेस्ट पॉइंट y इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ मास की ये जो हाइट आएगी विच इज y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, तो ये आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से m1 y1 प्लस m2 y2। तो स्मॉल m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, लोवेस्ट पॉइंट को कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, तो स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M, और कैपिटल M की पोजीशन रॉड के सेंटर पे होगी। कैपिटल M की पोजीशन रॉड के सेंटर पे जो कि लोवेस्ट पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो M L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। इससे आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास बॉटम से कितने हाइट पर होगा, टोटल सेंटर ऑफ मास। और कोलिजन के बाद ये जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है इसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सीधा चले स्ट्रेट पाथ।
और पूरी बॉडी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगी। ये हाथ पकड़ के छोटे वाले होते हैं। दो चीजें आएंगी इसमें। अब रही बात सॉल्व करने की, या तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो थोड़ा ध्यान से देखना, इक्वेशंस कैसे बनाने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन, और वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होगा इस नए सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट। मतलब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो न्यू सेंटर ऑफ मास, और न्यू सेंटर ऑफ मास सिर्फ उसी केस में करना होगा जिस केस में ये पार्टिकल इसके साथ स्टिक कर रहा होगा। यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो जो नया सेंटर ऑफ मास आएगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले और बाद का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करती है। अब पहले वाला एंगुलर मोमेंटम कितना होगा देखिए, तो कोलिजन से पहले वाला एंगुलर मोमेंटम m into v नॉट। अब इसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करनी है। ये ऐसे तो डिस्टेंस जहाँ पे तुमने एक खा ली थी, ये टुकड़े बना बची थी 3 बनाई तुमने, एक और खा ली, बस सही था, दो में मैंने सही ठीक है। मैंने एक पूरी वाली नहीं खाई। ये नहीं मालूम तुम्हें दी थी मैंने। जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी वो कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ रॉड से मल्टीप्लाई करें, या फिर जो ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वहां से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ कितना बड़ा इसका पैर लगा है। सर आपके साइड से क्योंकि ये स्टिक हो चुका है यहाँ पर, तो स्टिक किया गया है, तो इस केस में जो डिस्टेंस आप कंसीडर करोगे वो फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रॉड से नहीं लेना है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेना है, कि यानी कि ये वाई डिस्टेंस लेना है, विच इज कैपिटल M L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद ये पार्टिकल और ये रॉड कंबाइंड होकर के अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? नो सर। हाँ सर। अब I की वैल्यू क्या होगी इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, यहाँ पर जो I रखेंगे वो कितना रखेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला। हाँ, तो कितना कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो निकालेंगे ये I, ये इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट होता है, और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से आएगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आएगा, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पार्टिकल का होगा जो इसके अंदर स्टिक किया हुआ है। रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसमें वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, उसमें रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थ्योरम का यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। रॉड का अपने सेंटर के अबाउट, रॉड का अपने सेल्फ सेंटर के अबाउट वो होगा M L/12 प्लस ml/12 सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट है। हमें इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, प्लस मास इनटू रॉड के सेंटर का और नए सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब कि L/2 माइनस y सेंटर ऑफ मास इसका स्क्वायर। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है, इसको देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताएं। यस सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए इस स्टेप पे। प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस m, और इस पार्टिकल का इस नए सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है यानी कि y उसका स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गलतियां यहाँ पर होती हैं।
क्या ये ठीक है स्टेप? यस सर। तो दिक्कत समझने में? चलिए, तो इसमें हमारा काम एक इक्वेशन से हो जाएगा, बिकॉज और किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्टिक करने वाले केसेस में और किसी चीज की जरूरत होती है। ओमेगा आ गया मेरा, ओमेगा डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा सॉल्व करके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी। और इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास में कुछ वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास ये भी कैलकुलेट करने को आता है कि सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चलेगा। ओमेगा निकालने को आता है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ओमेगा तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए हमको लगाना पड़ता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कोलिजन के पहले का जो लीनियर मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रखेंगे। कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम वो इस पार्टिकल की वजह से होगा, तो वो हो गया स्मॉल m इंटू वी नॉट, कोलिजन से पहले का मोमेंटम। कोलिजन के बाद का मोमेंटम, तो इसमें भी एक कंसेप्ट होता है आपका, चैप्टर 4 में था ये, कि मोमेंटम जब आपको किसी भी सिस्टम का लिखना हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कई सारे पार्टिकल्स को मिला करके अगर कोई सिस्टम बन रहा है और उसका मोमेंटम लिखना हो, तो मास इंटू वेलोसिटी तो लिखते हो, बट वेलोसिटी किस पॉइंट की होनी चाहिए वहां पर? आंसर है, जब आप एक सिस्टम का मोमेंटम लिखते हो तो वेलोसिटी उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। ये भी एक कंसेप्ट है चैप्टर 4 में, जहां पर लीनियर मोमेंटम और कोलिजन्स पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा सिस्टम है स्मॉल m और रॉड, इनको मिला करके हमारा सिस्टम बन रहा है। तो अगर मुझे टोटल लीनियर मोमेंटम लिखना है, रॉड का लीनियर मोमेंटम और पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंबाइंड करके, तो टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू निकालने के लिए टोटल मास और इनका जो टोटल सेंटर ऑफ मास है, यानी कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, उसकी क्या वेलोसिटी आ रही है, दैट मींस यहाँ पर रखा जाएगा टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और जो इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि इस नए सेंटर ऑफ मास में क्या वेलोसिटी आएगी। कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में। उससे थोड़ी सी बेटर फीलिंग आएगी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ चलने। और थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ, डायग्राम में रॉड को हॉरिजॉन्टल दिखा दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारा रॉड 4 किलोग्राम का है और उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर की है। 4 किलोग्राम एंड 2 मीटर, 6 किलोग्राम एंड 2 मीटर, 6 किलोग्राम 2 मीटर। और जो पार्टिकल इससे कोलाइड करने जा रहा है वो हम उसको भी 6 किलोग्राम का मान लेते हैं, सेम मास है, 6 किलोग्राम का पार्टिकल मान लीजिए, जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की। और ये भी इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब ये बॉडी स्टिक करने जा रही है, पार्टिकल स्टिक करने जा रहा है इस केस में। तो और इनिशियली रॉड रेस्ट पे है, ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। रॉड रेस्ट पे है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है 6 किलोग्राम पार्टिकल का। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि जब ये स्टिक कर जाएगा तो नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, पहला काम। मतलब ये 6 किलोग्राम का पार्टिकल जब ये कॉर्नर पर स्टिक करेगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाएगा इसका। तो हमने इंटेंशनली सेम मासेस रखे हैं, दोनों के मासेस सेम रखने से फायदा ये होगा कि सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सेंटर ऑफ रॉड, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ रॉड अलग चीज है और सेंटर ऑफ मास अलग चीज है।
सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हमने आइडेंटिकल मासेस लिए हैं, इधर भी 6 किलोग्राम है, इधर भी 6 किलोग्राम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ रॉड और इस एंड पॉइंट के बिल्कुल बीच में जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे जाएगा। लेंथ ऑफ रॉड को भी हम 4 मीटर वापस चेंज कर रहे हैं, तो अगर ये टोटल 4 मीटर है, दैट मीन्स कि हाफ लेंथ इसकी 2 मीटर की हो गई, और उसके मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, यानी कि वो एंड पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन पाथ पे कौन चल रहा होगा इसमें? कोलिजन के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ बन रही होगी? तो आंसर, क्या वो सेंटर ऑफ रॉड होगा या फिर सेंटर ऑफ मास होगा जिसका स्ट्रेट लाइन पाथ चलेगा? आंसर हुआ उसका सेंटर ऑफ मास। जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, इसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास। एंड ऑब्जेक्ट का रोटेशन भी इसी पॉइंट के अबाउट दिखाएंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इसको रोटेट करेंगे विद ओमेगा वेलोसिटी। अब रही बात सॉल्व करने की इक्वेशंस में। पहला स्टेप, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले 6 किलोग्राम इंटू 4, कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम टोटल मास 12 किलोग्राम इंटू कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास, और यहां से डायरेक्टली ये मिल जाता है कि सेंटर ऑफ मास क्या वेलोसिटी पर आएगी, टोटल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंपल लगती है। रिपीट करते रहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ पर सेंटर ऑफ रॉड नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर होता है सेंटर ऑफ मास। जब ये बॉडी स्टिक करेगी तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, जो नया सेंटर ऑफ मास का पॉइंट आ रहा है सिर्फ वो पॉइंट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, और बॉडी उसी नए सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। नए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट आंसर देता है मुझे, और ओमेगा को निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस न्यू सेंटर ऑफ मास। वो भी देखो आप कैसा आएगा। ये इक्वेशन थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, नौ इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम, मास 6 किलोग्राम, वेलोसिटी 4 इनटू द डिस्टेंस। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रखना होगा बात में, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा ये सब कुछ नए सेंटर ऑफ मास से होगा, मतलब कुल मिलाकर के हमारी सारी की सारी वर्किंग नए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो रही है। यानी यहाँ जो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा वो इस पार्टिकल का नए सेंटर ऑफ मास से, और नया सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस 1 इक्वल टू कोलिजन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पहले रॉड का उसके अपने सेंटर के अबाउट 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 12, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का उसके सेंटर पॉइंट के अबाउट। हमारी कैलकुलेशन होनी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मास ऑफ रॉड 6 किलोग्राम, सेंटर ऑफ रॉड और सेंटर ऑफ मास के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस है, इंटू 1 स्क्वायर। तो ये पूरा आंसर आपका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 किलोग्राम पार्टिकल, और वो सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इंटू 1 स्क्वायर। सो सेकेंड टर्म हमारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है, और इंटू ओमेगा, यहां से आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो क्लियर करो।
है कोई डाउट इसमें? नो सर। अब अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ रॉड की क्या वेलोसिटी होगी, तो सेंटर ऑफ रॉड की क्या वेलोसिटी होगी? ध्यान दीजिएगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ रॉड स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं होगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ रॉड की, तो इसके दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये कंबाइंड मोशन चल रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है। तो कंबाइंड मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आप वेलोसिटी निकालोगे सेंटर ऑफ रॉड की ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड रोटेशन की वजह से। कंबाइंड मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दो फैक्टर्स की वजह से आएगी, सिस्टम के ट्रांसलेट करने से और सिस्टम के रोटेट करने से। ट्रांसलेट करने की वजह से हर एक पॉइंट के पास वही वेलोसिटी होती है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। जितनी वेलोसिटी से ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास चलेगा, ट्रांसलेटरी मोशन में उतनी ही वेलोसिटी से बॉडी के हर एक पॉइंट चलेंगे। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ रॉड, अगर हम उसमें ट्रांसलेटरी मोशन का कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन से क्या वेलोसिटी आएगी, तो ट्रांसलेशन से इस सेंटर ऑफ मास में जो वेलोसिटी आएगी वो उतनी ही जितनी की इस सेंटर ऑफ मास की है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सेंटर ऑफ रॉड में ट्रांसलेशन की वजह से वाई डायरेक्शन की तरफ, और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आती है किसी पॉइंट के अंदर वो r इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, जिसमें r डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, रोटेशन की एक्सिस सेंटर ऑफ मास है। यहां से सेंटर ऑफ रॉड 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो r हो गया 1 और इंटू ओमेगा। अब वो ओमेगा यहां से जो कैलकुलेट होकर के आए, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? रोटेशन की वजह से ये जो सेंटर ऑफ रॉड है, रोटेट करने की वजह से ये कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगी? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पे, बिकॉज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो ये सारे पॉइंट रोटेशन की वजह से नीचे जाएंगे, यानी ये 1 इंटू ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे में जब टोटल वेलोसिटी निकालने की बात आएगी, तो एक वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली ऊपर की तरफ, एक वेलोसिटी रोटेशन वाली नीचे की तरफ, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी, तो नेचुरली इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा यहाँ। ये इसके सेंटर ऑफ रॉड की टोटल वेलोसिटी आएगी। इसमें कोई पॉइंट प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, एग्जाम में ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के प्रेशर्स में आदमी कंफ्यूज रहता है। वो पूछते हैं सेंटर ऑफ रॉड की वेलोसिटी, बच्चे क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करके आंसर ले देते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके जो वेलोसिटी आप निकाल रहे हो वो सेंटर ऑफ रॉड की नहीं निकलती है, वो निकल रही है ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। सर ओमेगा सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ है? हाँ जी, सर ओमेगा सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ है इधर? डायरेक्शन अलग आ रहा है ना, बिकॉज रोटेट करने का सेंस देखना पड़ता है। रोटेट करने की सेंस एंटी क्लॉकवाइज है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब अगर हम इस मार्कर को किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसके लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स नीचे जाएंगे। आप रोटेट करके देखो और आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दो, तो जितने भी पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर हैं उनका मोशन नीचे होगा। अभी तो सेंटर ओमेगा ऑफ की मास वजह ये नीचे जा रहा है, रोटेशन की वजह से ये नीचे जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से ऊपर जा रहे हैं। यस सर। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका जो पार्टिकल स्टिक हुआ था। अब एक और एग्जांपल लो जहां पर पार्टिकल स्टिक नहीं कर रहा, एक वो भी एग्जांपल देखते हैं। सो कैपिटल एम मास और एल लेंथ का रॉड,
फिर से एक पार्टिकल कोलाइड कर रहा, बट अब की बार ये पार्टिकल इसमें स्टिक नहीं करने वाला, यानी कि कोलिजन को हम इलास्टिक कंसीडर करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, स्टिक नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। सिंपल इसलिए हो जाता है कि अगर ये स्टिक नहीं करेगा तो जो सेंटर ऑफ रॉड है वही हमारा सेंटर ऑफ मास भी है, और ये स्मॉल एम पार्टिकल कोलाइड करने के बाद किसी नई वेलोसिटी पे चलेगा। पहले अगर v नॉट पे है तो कोलिजन के बाद ये v हो जाएगा, जो कि हमारे लिए अननोन वैल्यू है। अब की बार रॉड का कौन सा पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, तो क्योंकि ये पार्टिकल इसमें स्टिक नहीं हुआ है तो जो सेंटर ऑफ रॉड है वही हमारा सेंटर ऑफ मास भी है। सेंटर ऑफ रॉड इसके अबाउट, मतलब ये पॉइंट स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, उसको वी आर डिनोट कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉड वी आर। मतलब सीधा सा रूल है, पार्टिकल अगर स्टिक कर गया है तो जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो स्ट्रेट पाथ पर जाएगा, और अगर पार्टिकल स्टिक नहीं हो रहा तो जो सेंटर ऑफ रॉड है वो स्ट्रेट पाथ पर जाएगा, और इसके अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रूल ध्यान रखना है आपको। इसमें 3 अननोन्स हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ रॉड की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब हमें 3 इक्वेशन चाहिए, कम से कम 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने के लिए। पहली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू व्हाट, जिसमें स्टिक किया था उसमें रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, जिसमें स्टिक नहीं कर रहा उसमें रिलेटिव टू सेंटर ऑफ रॉड। ये डिफरेंस याद रखोगे आप, और सेंटर ऑफ रॉड के रिलेटिव कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट, एंड नाउ डिस्टेंस सेंटर ऑफ रॉड से देखी जाएगी, सेंटर ऑफ रॉड से उसका डिस्टेंस l/2, कोलिजन के बाद m इंटू वी इस पार्टिकल का, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रॉड l/2 प्लस आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ रॉड के रिस्पेक्ट में, यानी कि सिंपली ml²/12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से पहले एम वी नॉट, कोलिजन के बाद पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू वी, और रॉड का मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ रॉड निकालने के लिए हम वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ रॉड की, तो कैपिटल M इंटू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, यानी कि वी आर। और तीसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन वाली, लेकिन रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन है उसमें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि उसमें हम रॉड के उस पॉइंट की वेलोसिटी का यूज करते हैं जिस पॉइंट पर कोलिजन होगी। तो रॉड का सबसे राइट मोस्ट पॉइंट यहाँ पर कोलिजन होने जा रही है, मतलब ये पार्टिकल इस एंड को हिट करने वाला है, तो ये वाला एंड पहले 0 वेलोसिटी पे था, लेकिन कोलिजन के बाद इस एंड की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी फॉर दिस एंड, राइट साइड जो एंड है, जिस पॉइंट पर कोलिजन हुआ है यहाँ पर वेलोसिटी। तो एक बार फिर से यहाँ पर दो वेलोसिटीज आएंगी, एक वेलोसिटी ट्रांसलेट करने की वजह से वी और एक वेलोसिटी रोटेट करने की वजह से l/2 इंटू ओमेगा, और ये दोनों सेम डायरेक्शंस में आएंगे, बिकॉज ट्रांसलेशन की वजह से भी ऊपर की तरफ मोशन होगी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर सेंटर के अबाउट करेंगे तो राइट साइड वाला पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। रोटेशनल वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी सेम डायरेक्शंस में, इसलिए वी आर प्लस l/2 होगा, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम इसी वेलोसिटी का यूज करेंगे,
पार्टिकल का और रॉड के उस पॉइंट की वेलोसिटी का जिस पॉइंट को पार्टिकल ने डायरेक्टली कोलाइड किया है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की जब इक्वेशन लिखनी होगी तो एक वेलोसिटी ये रखेंगे VR प्लस L/2 ओमेगा माइनस इस पार्टिकल की वेलोसिटी V, ये हो गया मेरा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2 और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, इलास्टिक कोलिजन है ये 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब बताएं इसमें जो दिक्कत है। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछो भाई। नो सो सीधा सा रूल हो गया यार कि अगर स्टिक कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर स्टिक नहीं कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट। सीधा सा रूल है। सर हम्म। सर एक बार जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन है वो उस पॉइंट के अबाउट जरा सर एक बार लिख दीजिए जो जिस पे इम्पैक्ट हुआ है मतलब। ये वाला पॉइंट। यस सर, हाँ तो उसके अबाउट राइट साइड वाले में क्या आएगा? इनिशियल तो 0 हो जाएगा सर, वो राइट साइड वाला लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए उसमें क्या होता है ना, हम सेंटर के अलावा जब किसी और पॉइंट को चूज कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, तो उसमें बस एक दिक्कत ये होती है देखो आपको ना पहले एक फॉर्मूला समझना होगा यार। जो एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड मोशंस में लिखते हो आप, मतलब ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल दोनों जब चीजें होती हैं, तो कंबाइंड मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बेसिकली होता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इस वजह से दिक्कत आती है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब क्या होता है ना, जब आप कंबाइंड मोशन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो और रिलेटिव टू सम पॉइंट, मान लो रिलेटिव टू द पॉइंट ओ निकालते हो आप किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये भी ओ के रिस्पेक्ट में होती है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आपका पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में होता है। थ्योरी में हमने ये कहा था कि आप कंबाइंड मोशन का एंगुलर मोमेंटम जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे, पहला वाला टर्म आपका रेफरेंस पॉइंट के इंडिपेंडेंट चलता है। आप किसी के भी अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालिए, पहला टर्म यही आएगा, दूसरा टर्म बदलता है, सेकंड टर्म आपका बदलता है जब आप अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट करते हो। तो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये आपने जो पूछा है ना। अब आप बताओ कौन सा पॉइंट चूज करने की बात कर रहे हो, एक बार आपसे पहले पूछते हैं पॉइंट कौन सा चूज करने की बात कर रहे हो। सर जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट होगा, मतलब अगर ये पार्टिकल सीधा जाएगा तो। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ना, बी नाम दे देते हैं, तो बी के अबाउट। यस सर। अब ये भी बताओ कि ये जो बी पॉइंट है ये रॉड का पॉइंट है या रॉड के नीचे जो सरफेस है उसका पॉइंट है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अगर पॉइंट बी रॉड के ऊपर है और अगर पॉइंट बी रॉड के नीचे वाली सरफेस का पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर वो बी सरफेस का पॉइंट है फिर तो वो स्टेशनरी पॉइंट है, और अगर ये बी रॉड के ऊपर का पॉइंट है तो फिर ये मोशन में जाने वाला है, मतलब कि ये नॉन इनर्शियल पॉइंट होगी। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉइंट बी हम कहाँ पर ले रहे हैं, ऑन द रॉड। मतलब अगर ये रॉड मैंने अपने हाथ पे रखी है मान लीजिए, तो इसका जो राइट वाला एंड है
आप इस राइट एंड को बी कह रहे हो या राइट एंड के जस्ट नीचे जो मेरी फिंगर का पॉइंट है उसको बी कह रहे हो? बी पॉइंट है कौन सा? सर रॉड पे होगा वो पॉइंट। रॉड। चलिए रॉड पे ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या वहां पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन वैलिड है? पॉइंट बी अगर रॉड के ऊपर है जिसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और कोलिजन के बाद उस पॉइंट में वेलोसिटी आ रही है, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन ये पॉइंट एक्सेलरेट हो गया, तो अगर मेरे पॉइंट बी को रेफरेंस माना है जो कोलिजन के प्रोसेस में एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम नहीं रहा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो चुका है, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में फिर स्यूडो फोर्सेस भी देखने पड़ेंगे। तो पहला रूल तो ये होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो हमेशा ही ग्राउंड फ्रेम में, यानी किसी ऐसे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कराइए जो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट हो या फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कराइए। यस सर। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट चूज कर लिया जो पॉइंट खुद मोशन में है, तो फिर आपको सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये आएगा। और जितने भी कंजर्वेशनल लॉज हैं, पहले आपको बता देते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी, तीन ही कंजर्वेशनल लॉ है। तीनों के तीनों वैलिड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम। कभी भी इनको हम मतलब मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कंजर्व नहीं कराते। तो वो एक कंसेप्चुअल पॉइंट का एरर है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि बी पॉइंट रॉड के जस्ट नीचे है लेकिन सरफेस पर है, तो आंसर सही है, तो करा सकते हैं। तो बी पॉइंट ऑन सरफेस हुआ, अब क्या होगा, जब सरफेस पर ये पॉइंट होगा तो बी हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट बन जाएगा। अब इस केस में पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है और बाद में कितना एंगुलर मोमेंटम है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, रॉड तो स्टेशनरी है, पार्टिकल चल रहा है, लेकिन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उस पॉइंट बी से पास होती जाएगी। तो इसके m इंटू वी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट बी 0 आएगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट बी। जिस टाइम एंगुलर मोमेंटम पढ़ा रहे थे ना यार, तब भी हमने बहुत स्ट्रेस देके कहा था कि एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता, ये हम लोग के पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमने किसको चूज किया है। और एंगुलर मोमेंटम जब फाइनल लिखेंगे, अगेन रिलेटिव टू बी, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके आएगा। एक एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का आएगा और एक एंगुलर मोमेंटम रॉड का आएगा। तो एल ऑफ पार्टिकल प्लस एल ऑफ रॉड। पार्टिकल के केस में मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोलिजन के बाद भी हमारा पार्टिकल उसी पॉइंट बी से पास हो रहा है, उसकी वेलोसिटी उसी पॉइंट बी से पास हो रही है, तो कोलिजन के बाद में भी इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0। रॉड का एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के बाद, रॉड कंबाइंड मोशन में है, तो कंबाइंड मोशन में अगर है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें पहला टर्म आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, यानी कि ml²/12 इंटू ओमेगा, और दूसरा टर्म भी चाहिए हमें, r सेंटर ऑफ मास क्रॉस mv सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। तो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये r इंटू एम वी, तो ये बनेगा आपका m सेंटर की वेलोसिटी और इंटू पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस l/2। अब एक और प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा इसमें सर, इसमें एक्चुअली बहुत डीपली एनालिसिस चाहिए होती है। डायरेक्शंस क्या बन रही है? ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो पहला टर्म है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, लेकिन दूसरा टर्म क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट से अगर देखा जाए तो पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ रॉड की पोजीशन लेफ्ट साइड है, यानी ये वाला वेक्टर लेफ्ट साइड पे,
और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सेकंड वाला वेक्टर ऊपर, तो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा माइनस आई क्रॉस जे, माइनस आई क्रॉस जे, माइनस आई opposite क्रॉस हो जे का जाएगा। मतलब, हाँ जी, सर वो अपोजिट हो जाएगा इसके मतलब माइनस के ML आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, माइनस के का मतलब इनसाइड और इनसाइड का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा, इसीलिए इनके बीच में माइनस लगाएंगे। अब आप कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल वैल्यू 0, 0 रॉड का पार्टिकल का, प्लस ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा माइनस mv/L/2। ये भी सही इक्वेशन है, बट क्या होता है ना कि इतनी इक्वेशंस में हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि अगर थोड़ी सी भी गलतियां हुई तो हमारा इक्वेशन बिगड़ जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि आप विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कराइए, क्यों? अगर हम एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो आप नोटिस करो सेकंड टर्म क्या बनेगा। अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना हो, मतलब कंबाइंड मोशन में एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास देखा जाएगा, तो जो ये O है ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया, ये O भी सेंटर ऑफ मास हो गया। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेंटर ऑफ मास के ही रिस्पेक्ट में जब देखा जाएगा ये वैल्यू 0 आएगी, सेकंड टर्म कभी आएगा ही नहीं, और इसीलिए मैं बार बार एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ आई ओमेगा लिख रहा हूं। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से बताए। यस सर ठीक है। तो इसीलिए सजेस्ट करता हूं मैं कि न्यूमेरिकल्स में आप देखो एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज है, वहां पर ये सब याद नहीं रहता, पढ़ते वक्त तो सब अच्छा लगता है, पढ़ते वक्त सब याद होता है, एग्जाम प्रेशर में ये सब चीजें डिसबैलेंस हो जाती है। तो आप सिर्फ एक रूल बना लीजिए, अगर पार्टिकल स्टिक हो चुका है तो जो नया सेंटर ऑफ मास आएगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा ही रखेंगे। और अगर रॉड रॉड और पार्टिकल स्टिक नहीं कर रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ रॉड है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और वहां पर भी एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई ओमेगा रखेंगे रॉड के लिए। सेकंड टर्म हम जानबूझ करके सेकंड टर्म से बचना चाहते हैं, बिकॉज एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके अंदर, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी है, पोजीशन वेक्टर है, ये सब अपने आप में एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहते। हटाए इसको अभी। यस सर। सर ये जो वेलोसिटी वाला टर्म है वो सही लिखा है मतलब सर वो VR ही होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू B लिखना है ना। तो सेंटर ऑफ मास तो रॉड का ही तो सेंटर ऑफ मास लेंगे, बिकॉज रॉड अलग स्प्लिट करके निकाल रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम, यस सर। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ रॉड ही होगा, क्योंकि कंबाइंड मोशन में तो यही है, पार्टिकल थोड़ी कंबाइंड मोशन में जा रहा है। नहीं सर मैं बोल रहा था कि जैसे सेंटर ऑफ मास VR स्पीड से और पॉइंट भी VR प्लस L ओमेगा बाई 2, तो सेंटर ऑफ मास की विद रिस्पेक्ट टू भी L ओमेगा बाई 2 नहीं हो जाएगी ना। तो लेकिन हमने 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 जो बी पॉइंट लिया है वो रॉड पे है ही नहीं मेरा, वो तो बी रॉड के जस्ट नीचे सरफेस के ऊपर है। यस सर यस ठीक। हाँ, हम अपनी असाइनमेंट में फोर्थ ए फोर्थ बी फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 4A 4B और फिफ्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये सब इसी टॉपिक के ऊपर है, पूरा 4-5 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है।
चलिए अब नेक्स्ट देखो आप इसमें। अच्छा एक और बता दें, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन असाइनमेंट का, ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए है। 6th क्वेश्चन में आपको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, कहाँ पर आई ओमेगा लगता है, कहाँ MVR लगता है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 6th क्वेश्चन है। अब आते हैं प्रॉब्लम 8 के ऊपर। कुछ और एप्लीकेशंस हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। मतलब एक तो हमने कोलिजन्स में देखा, कोलिजन्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और एक कल वाली क्लास में देखा था कि सेंट्रल फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो कोलिजन और सेंट्रल फोर्स के अलावा तीसरी कैटेगरी है जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली अगर आप 8th क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8th का क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो आप 8th क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। 8th का ए पार्ट, मेरी गो राउंड यानी कि एक डिस्क रोटेट कर रहा है यहाँ पर। डिस्क रोटेट कर रहा है, इसकी रेडियस गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दी गई है 10 रिवॉल्यूशंस पर मिनट पे, और एक 25 किलोग्राम चाइल्ड जंप्स ऑनटू द एज ऑफ मेरी गो राउंड, व्हाट इज द न्यू एंगुलर स्पीड। मतलब ये पहले वाला डायग्राम है और बाद में इसके ऊपर एक चाइल्ड ऐड हो गया, मतलब एक मास ऐड कर दिया सिस्टम के अंदर, तो इसकी नई एंगुलर स्पीड। अब ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाओगे क्या करना चाहिए। पहले ये सिस्टम था, बाद में यहाँ पर एक एज पर कोई एक 25 किलोग्राम का चाइल्ड आ गया। तो इससे होता क्या है कि जब कोई नया मास रोटेटिंग सिस्टम में ऐड कर देते हो आप, एक सिस्टम पहले से रोटेट कर रहा हो उसके अंदर एक नया मास ऐड कर दिया जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के साथ साथ इसकी ओमेगा भी बदल जाती है, और यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। पहले का जो एंगुलर मोमेंटम है, पहले सिर्फ ये रॉड रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको 250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 250 मल्टीप्लाइड बाय पहले वाला ओमेगा 10 आई इंटू ओमेगा, ये पहले वाला एंगुलर मोमेंटम। बाद में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसके लिए बाद वाला नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 250 और प्लस ये जो चाइल्ड ऐड होगा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा इसके अंदर। रेडियस 2 मीटर की दे रखी है इसमें। तो चाइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 25 उसका मास है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वो एज पे है, बिल्कुल एज पे होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 2 मीटर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू नया ओमेगा। स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन होता है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। कोई डाउट इसमें 8th एक क्वेश्चन में? बोलो भाई, कुछ कहना भूल गया। नो सर। 8th बी में देखिए, 8th बी वाला, उसमें दो डिस्क है, एक डायग्राम को देखोगे तो नीचे वाली डिस्क ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ऊपर वाली डिस्क I2 है, इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा, और बाद में दोनों डिस्क को कंबाइंड कर दिया गया है। सेकंड फिगर देखेंगे अगर आप 8th क्वेश्चन की सेकंड फिगर, तो पहले ये रोटेट नहीं कर रहा, ये रोटेट कर रहा है, बाद में क्या किया गया, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया गया, दोनों डिस्क एक साथ ऐड हो गई। तो इसमें नया वाला ओमेगा निकालना है, ये भी सिंपल है, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराइए। पहले वाला एंगुलर मोमेंटम सिर्फ I1 ओमेगा नॉट होगा, बाद में जब ये दोनों डिस्क ऐड हो जाएंगी तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। मतलब कुल मिलाकर के इन प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट ये होता है कि किसी तरीके से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदल रहे हैं तो साथ में ओमेगा बदल जाएगा। अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के लिए क्या करना पड़ता है,
कुछ मास पहले से रोटेट करते हुए सिस्टम में ऐड कर दूं, इसमें चाइल्ड ऐड किया है, इसमें एक रोटेटिंग डिस्क में एक और डिस्क ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली काम तो दोनों में एक ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मास रोटेशन में ऐड कर रहे हैं, उस एक्स्ट्रा मास की वजह से एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंगली ओमेगा चेंज कर जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होती है। और 8 के बी पार्ट में यही पूछा जा रहा है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा। एक्चुअली लॉस नहीं पूछा है, उन्होंने रेशियो पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक काम कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि इज हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन आई भी लिख सकते हैं। और आई ओमेगा इज द एंगुलर मोमेंटम, सो इट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। और ये सिमिलर है, जानते हो काइनेमेटिक्स मतलब मैकेनिक्स में इसके सिमिलर एक और रिलेशन आता है, सिमिलर टू ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, उसी के सिमिलर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। और जब आप एक्स्ट्रा मास ऐड करोगे, एक्स्ट्रा मास ऐड करने से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर रहे हैं, और एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, एल कांस्टेंट, नेचुरली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होगी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और इनका रेशियो फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बिकॉज एल कांस्टेंट है, तो ये रेशियो बन जाएगा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ I1 रखना है, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 रखना है। तो टाइम का भी मैटर करता है, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एल बाई एल स्क्वायर बाई 2 एल कॉन्स्टेंट था, के और I इनवर्स रिलेशन में चलेंगे, तो रेशियो निकालना है फाइनल टू इनिशियल, तो इनिशियल इनर्शिया अपॉन द फाइनल इनर्शिया, और ये ऑब्वियसली लेस देन 1 है। और ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ये है कि जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, परसेंटेज लॉस जो होगा काइनेटिक एनर्जी में, या फ्रैक्शनल लॉस जो होगा, वो इनिशियल ओमेगा नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ये जो रेशियो बन रहा है फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल ओमेगा नॉट है, ये सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। सो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म या फिर परसेंटेज फॉर्म, फ्रैक्शन और परसेंटेज में अगर आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। अब इसकी सीरीज में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी है, लाइक एक डिस्क दिया जाए हमें जिसका मास कैपिटल M और रेडियस R है, और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। बाद में क्या किया गया, बाद में इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क प्लेस की जा रही है, एक और डिस्क इसके ऊपर ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी वाली डिस्क हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो इससे छोटे साइज की है, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। सेकंड वाली डिस्क फिगर पे ध्यान से देखो, पहले एक बड़ी डिस्क है, फिर एक छोटी डिस्क ऐड करी, बड़ी डिस्क का रेडियस R था और छोटे वाले डिस्क का डायमीटर R है, मतलब रेडियस R/2। अब क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो ये छोटी वाली डिस्क है
इसका मटेरियल वही है जो बड़े वाले डिस्क का है, जो बड़े वाले डिस्क का मटेरियल है सेम मटेरियल इसकी, और उतनी ही थिकनेस भी है इसमें। अब नया ओमेगा कितना होगा, ये क्वेश्चन है, नई ओमेगा। तो खाली बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को लिया है। ट्रेंड को समझो, इन क्वेश्चंस की ट्रेंड को समझो। इन सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज होती है, पहले से कोई चीज रोटेट कर रही है, उसमें कोई नया मास चाइल्ड के फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में ऐड कर दिया जा रहा है उसमें। ऑलरेडी रोटेटिंग सिस्टम में न्यू मासेस को ऐड करने से ओमेगा बदल जाता है, ये हमारा कंसेप्ट है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। ये वाला पार्ट जो आपसे कहा जा रहा है ये थोड़ा सा आईक्यू बेस्ड है। क्या यूज होगा इसका कि सेम थिकनेस और सेम मटेरियल की अगर एक छोटी डिस्क ऐड करते हैं इस पे, तो इसका यूज करना होगा मास कैलकुलेट करने के लिए कि जो छोटी डिस्क है वो कितने मास की होगी, अगर वो उसी मटेरियल की बनी है जिस मटेरियल की बड़ी वाली डिस्क है। किसके प्रपोर्शन में मास जाएगा यहाँ पर? सर मास अपॉन एरिया एरिया दोनों वाला का सर, कांस्टेंट होगा। एरिया वाला। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है जिसके लिए m m/4 मास है, तो ये उसका 1/4 एरिया बन रहा। और सेम मटेरियल का अगर 1/4 एरिया करोगे तो नेचुरली मास भी 1/4 होगा। तो एक तो ये कंसेप्ट है जो आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि आप मास का कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए, m/4 आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आपकी कंसंट्रेशन चेक की जाएगी। ये बिल्कुल सही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, I1 ω1 बराबर I2 ω2, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले वाला एंगुलर मोमेंटम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मल्टीप्लाइड बाय ω0। बाद वाला एंगुलर मोमेंटम, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें हमने इनडायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कंसेप्ट चेक कर दिया। बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पहले बड़े वाले डिस्क का होगा, बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अब अगर कंसंट्रेशन बिगड़ा एग्जाम टाइम पर तो ये क्वेश्चन -1 ही देगा। छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में उसका मास m/4 है, रेडियस r/2 है एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन छोटी वाली डिस्क के सेंटर के अबाउट है ये। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस एक्सिस अलग आ रही है। हाँ, ये जो मेन एक्सिस है आपकी, आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास ऑफ डिस्क अप टू r²/2, ये तो स्मॉलर डिस्क के एक्सिस के अबाउट है, स्मॉलर डिस्क की एक्सिस के अबाउट। आपको कैलकुलेट करना है बड़े वाले डिस्क की एक्सिस के अबाउट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस m/4 और डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, ये पूरा आपका स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बिगर डिस्क, जहां पर रोटेशन हो रही है, इनटू ओमेगा। ये थोड़ी सी पॉइंट बता दे रहे, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल होता है, उसमें सिंपल 2-3 कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं और जल्दीबाजी में हम लोग ये चीज भूल जाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना भूल जाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। सीरीज समझिएगा, सीरीज फिर से बोल रहा हूँ। एक रोटेटिंग सिस्टम में नया मास ऐड करते हैं तो इस प्रॉब्लम को एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से किया जा सकता है। अब दूसरी कैटेगरी प्रॉब्लम्स की, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक केस हो गया आपका सेंट्रल फोर्स, एक केस हो गया कोलिजन्स, एक केस हो गया ऑलरेडी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स में कुछ नए मास ऐड कर दिए गए उनमें, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। और फोर्थ जो कैटेगरी होती है जिसके पर क्वेश्चंस बनते हैं एंगुलर मोमेंटम के, वो होते हैं मास रीडिस्ट्रीब्यूशन
क्या मतलब हुआ इसका, मास रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखिए पहला क्वेश्चन आता है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कहते हैं कि जैसे हम अगर अर्थ की बात करें या किसी भी प्लेनेट की बात करें, मतलब ये एक नेचुरल इवेंट है, कोई एक प्लेनेट है जिसका मास m है, उसकी रेडियस r है, और वो प्लेनेट अपने एक्सिस के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है विद सम टाइम पीरियड कैपिटल T। अर्थ के केस में इसका टाइम पीरियड हमें पता है, इन केस ऑफ अगर ये प्लेनेट अर्थ है तो उसका टाइम पीरियड हमें उसके अपने एक्सिस के अबाउट पता है आपको। उसके बाद ये कहते हैं ना कि ये जो प्लेनेट है वो किसी वजह से उसका साइज छोटा हो गया, सपोज वो r/3 साइज हो गया, मतलब वो प्लेनेट श्रिंक कर गया है, वो साइज रिड्यूस कर गया उसका किसी वजह से, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एस्ट्रोनॉमी में नेचुरल फिनोमेना होता ही। स्पेसिफिकली न्यूट्रॉन स्टार के साथ होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार वगैरह जो होते हैं उनमें, बट हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई प्लेनेट का साइज रिड्यूस कर गया है किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से, तो इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड न्यू और कैलकुलेट करने को देखो। तो इसमें देखिए ना तो हमने कोई मास ऐड किया इस क्वेश्चन में, ना कोलिजन हुआ है, ना सेंट्रल फोर्स है, ना कोई नया मास ऐड किया, जितना मास था वही मास छोटे साइज में हो गया, मास रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेम मास इन अ स्मॉलर साइज, डेंसिटी बदल गई कुल मिलाकर। और क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है तो ये नेचुरल फिनोमेना होता है, अपने आप हो रहा होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट सब अपने आप हो रहे हैं, हम लोग नहीं करवाते, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करते हैं। और मास रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से मतलब मास उतना ही है जितना पहले था, एम मास था तो अभी भी एम मास है, मास में चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले वो एम मास आर रेडियस के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, अब उतना ही मास r/3 के रेडियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पहले वाला एंगुलर मोमेंटम, प्लेनेट को स्फीयर मान लिया 2/5 mr², और एंगुलर वेलोसिटी जो कि 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बाद का एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, ध्यान दीजिएगा मास में कोई चेंज नहीं है, लेकिन साइज में चेंज हो चुका है, r/3 हो गया, इनटू नया ओमेगा 2π डिवाइडेड बाय नया टाइम पीरियड। प्रॉब्लम सिंपल है, बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, और 4 केसेस बता दिए आपको, यही 4 केसेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेंट्रल फोर्स, कोलिजन, एडिशन ऑफ मासेस, और सेम मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसमें एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, क्वेश्चन ये भी है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इसमें बढ़ा है या कम हो गया है। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी हम लोगों ने कहा था L² डिवाइडेड बाय 2y, L कांस्टेंट है, रिड्यूस हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, सेम मास और उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ या कम हो गया पहले की कंपेयर, पहले 2/5 mr² था, अब 2/5 r/3 का स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर रहा है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस केस में बढ़ गई। और इसके डीपली कंसेप्ट में जाएंगे तो फिर ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से बढ़ी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कौन कौन सी एनर्जी ऐसी थी जिसकी वजह से काइनेटिक ज्यादा हो गई पहले से। तो उसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर्स में होता है, एक सेल्फ एनर्जी का टॉपिक होता है। स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर भी सेल्फ एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी वो रिड्यूस कर जाती है, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी रिड्यूस करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़े।
Yes, sir. मास रीडिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, और इसके और भी क्वेश्चंस होते हैं। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था, इसलिए बता दिया। एक वैसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें ये कहते हैं कि कोई एक रॉड है वो रोटेट कर रहा है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है इसमें, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कई बार सबने किया होगा, कि कोई एक पर्सन है और उसने अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया हुआ है, पर्सन ने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच किया है और यहाँ पर मासेस कैरी कर रहा है, एम मास, यहाँ पर भी एम मास, और इस पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई ऑफ पर्सन, और इसके आर्म्स की लेंथ L/2 होती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और कह रहे होते हैं कि ये जो पर्सन है ये अपने बॉडी की एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट से रोटेट करता है। उसके बाद इसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, इस पर्सन ने अपने आर्म्स फोल्ड किए। किया होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन, कभी ना कभी जरूर किया होगा, और इतना फेमस क्वेश्चन है। ओमेगा बढ़ जाता है। हाँ, इसने अपने आर्म्स फोल्ड कर लिए मान लीजिए, और आर्म्स फोल्ड करने की वजह से जो ये मासेस थे, अब ये इसके बॉडी की एक्सिस से L/2 डिस्टेंस पे हो गए। पहले L डिस्टेंस पे थे, अब L/2 डिस्टेंस पे हो गए। तो इसका नया ओमेगा कितना होगा? क्या ये मास रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता? कोई हमने एक्स्ट्रा मास तो ऐड किया नहीं इसके अंदर, जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है, नया मास थोड़ी लगा इसके अंदर। सिर्फ ये काम किया कि पहले वो मास से L डिस्टेंस पे थे, अब वो मास से L/2 डिस्टेंस पे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पहले वाला एंगुलर मोमेंटम, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस जो ये दो पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा नॉट इक्वल टू, बाद में पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स L/2 डिस्टेंस पर आ गए, तो 2 इंटू एम, और L/2 का स्क्वायर L²/4 इंटू नया ओमेगा। सिंपल, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा मास रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, और इसके पहले वाले सीरीज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा था नए मासेस को ऐड करने की वजह से। तो तरीका कोई भी हो, अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बदल रहा है तो ओमेगा बदलेगा उसमें, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 पर। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बड़े आगे जल्दी बताओ बच्चा। यस सर। 10th क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म जो डिस्क के फॉर्म में है वो रोटेट कर रहा है, उसमें एक मास है, रेडियस है। और इसमें भी एक पर्सन है जो उसकी एज पे है। 100 किलोग्राम का डिस्क दे रखा है, रेडियस ऑफ द डिस्क दे रखी है 2 मीटर की। 60 किलोग्राम का ये पर्सन है, और ये पहले 2 रेडियन पर सेकंड से चल रहा था। बाद में क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पर्सन वॉक करके सेंटर की तरफ चला गया और सेंटर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया। तो ये पर्सन सेंटर के क्लोज चला गया और अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0.5 मीटर। तो नया ओमेगा कितना होगा? क्या इसमें कुछ नया मास ऐड हो रहा है? कोई नया मास ऐड किया है या नया मास सबट्रैक्ट कर लिया, कुछ किया इसमें? मास चेंज किया है कि नहीं किया इसमें?
तो आंसर है कि मासेस में कोई चेंजेस नहीं है, जो मास पहले था वही मास अभी भी है, लेकिन वो मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले 60 किलोग्राम 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, अब वो 60 किलोग्राम 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, ओमेगा बदल गया। पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का मास r² डिवाइडेड बाय 2, पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 60 इंटू r², ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पहली बार। I1 ओमेगा 1 is 2, बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, डिस्क का उतना ही रहेगा 100 इंटू 2² 2। पर्सन के नजदीक आने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 60 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और ओमेगा 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ठीक है ये चीज? यस सर। पैटर्न समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। पैटर्न समझ। 11th क्वेश्चन देखो, अगर आप 11th क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी सेम हो रहा है, इसको छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, आप ध्यान से पढ़ना है। मतलब इस बात को समझना कि इन क्वेश्चंस में हमारे मास चेंज नहीं हो रहे, लेकिन मासेस की लोकेशन चेंज हो रही है। मासेस कहीं और थे, उनकी पोजीशनिंग बदल रही है, मासेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और मास की पोजीशन बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, इसलिए ओमेगा बदल जाता है। 11th भी सेम पैटर्न पे। इसको हटाया यार, एक लास्ट केस और बताना है। यस सर। यस सर। लास्ट केस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर एक और कैटेगरी होती है प्रॉब्लम्स की, 5वीं कैटेगरी की प्रॉब्लम्स की है, वो ये है जिसमें रिजिड बॉडी कोलाइड कर जाए किसी ऑब्स्टेकल से, विद फिक्स्ड ऑब्स्टेकल्स। जिसको ठोकर लगना बोलते हैं, ठोकर लगना। जैसे हम लोग चलते चलते रास्ते में किसी पत्थर लग गया, हमारा पैर किसी पत्थर पे लग गया, तो वो ऑब्स्टेकल था, रुकावट, ठोकर ठोकर लग जाती है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं, और एक बार ऑलरेडी जेईई आ चुका है, बट इसका कंसेप्ट समझना होता है क्या है कि लाइक एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट आप क्यूब की तरीके से मानो, जिसका मास m है, लेंथ a है, और ये किसी सरफेस पर चल रहा था, और वो सरफेस आगे से थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब हल्का सा यहाँ से उठा हुआ है, तभी इसको ठोकर लगेगी। चलते चलते हमें ठोकर तभी लगती है जब रोड पे कोई चीज निकली हुई हो, तो कोई चीज रोड पे उठी होती है जिस वजह से हमारा पैर उसमें फंस जाता है जाके। तो वैसे ही यहाँ पर ये एक ऑब्स्टेकल है। तो ये क्यूब v स्पीड से स्लाइड कर रहा था, और अचानक रास्ते में इसको यहाँ पर कोई चीज हल्की सी उठी हुई मिली, जिस वजह से इसकी टक्कर हुई इससे, और टक्कर इन इलास्टिक की है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन के बाद इसकी ओमेगा कितनी होगी? ओमेगा आफ्टर कोलिजन। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो सीधा है, इसमें भी आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही यूज करना होता है रिलेटिव टू दैट ऑब्स्टेकल। सीधा सा रूल लगाइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोलिजन से पहले वाला डायग्राम है जिसमें ये ट्रांसलेट कर रहा था कोलिजन के बाद। क्या कह रहे पालीवाल? कोलिजन के बाद ये इस ऑब्स्टेकल पर इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है। क्या मतलब हुआ उस इनइलास्टिक कोलिजन का? मतलब ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन करने का कि ये जो पॉइंट है ये इस ऑब्स्टेकल में जा करके फंस गया, चिपक गया, उसमें स्टिक कर गया ये। और जब ये स्टिक कर जाएगा तो ये एज क्लैंप काम करेगा हमारे लिए, जिसके अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से बॉडी रोटेट करेगी। ये कोलिजन के बाद हो रहा है।
मीनिंग ऑफ इनइलास्टिक। एंगुलर मोमेंटम इसी के रिलेटिवली कंजर्व करेंगे। तो कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम, उसमें बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट हो रही है, तो ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ऑब्स्टेकल से कैलकुलेट करें a/2। कोलिजन के बाद उस ऑब्स्टेकल के अबाउट बॉडी में रोटेशन इन्वॉल्व हो गया है I/ओमेगा। अब ये प्रॉब्लम फिर फंसेगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का याद नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में आपको बताया गया है कि किसी एज के अबाउट, एज पॉइंट के अबाउट क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ma² है। इसको यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में बताया कि 2/3 ma² क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने एज पॉइंट के अबाउट। क्लियर है? यस सर। क्यूब का एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है व्हील के फॉर्म में, एक व्हील मान लें जो वेलोसिटी v से और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से चल रहा है, और आगे एक स्टेप है यहाँ पर, मतलब ये जो रोड है ये स्टेप है और h हाइट का स्टेप है, h हाइट की स्टेप है जिसकी वजह से ये व्हील उसको से कोलाइड कर जाएगी। तो ये भी ऑब्स्टेकल ही हुआ, एक रोड के ऊपर स्टेप बना हुआ है तो ऑब्स्टेकल ही हुआ, ये व्हील इससे टकराएगी और इसमें भी इन इलास्टिक कोलिजन। ये दिया हुआ है कि h की जो वैल्यू है वो r/2 है। फॉर एग्जांपल h = r/2, r/2 हाइट का स्टेप है, उसके साथ इन इलास्टिक कोलिजन हुआ और पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन में एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी? अपना रूल ध्यान रखिएगा, ऑब्स्टेकल अगर आ रहा है, किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल अगर आ रहा है तो जहां पर ऑब्स्टेकल है उसके रिलेटिवली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना। तो इस स्टेप का जो ये कॉर्नर मोस्ट पॉइंट होगा ये, बिकॉज यही कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा, ये व्हील यहीं पर जाके कोलाइड करेगी। इसको कोई नाम दे देते हैं ए पॉइंट, और पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कितना होगा एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट ए कोलिजन से पहले? अब यहाँ पर फिर एक बार प्रॉब्लम हो सकती है, ये कंबाइंड मोशन है ध्यान दीजिएगा। तो कंबाइंड मोशन के एंगुलर मोमेंटम में जो पहला टर्म आएगा वो आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अगर इसको हम डिस्क मानते हैं तो पहला टर्म mr²/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा नॉट, ये पहला टर्म आएगा। कंबाइंड मोशन के एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म आते हैं, पहला टर्म आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा और दूसरा टर्म, सेकंड टर्म, वो उसके ट्रांसलेशन की वजह से आता है mv0, और इस v0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए, v0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से वो r/2 होगा। अब हमें लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ए और कोलिजन के बाद। तो ये पता लगाओ पहले कोलिजन के बाद ये किस टाइप का मोशन करने वाला है। क्या कोलिजन के बाद भी ये कंबाइंड मोशन में रहेगा, या कोलिजन के बाद ट्रांसलेट कर जाएगा, या कोलिजन के बाद रोटेट कर जाएगा? किस टाइप का मोशन होगा इसका कोलिजन होने के बाद?
वो डिपेंड करता है कोलिजन का नेचर कैसा है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कोलिजन इन इलास्टिक हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब ये कोलाइड करेगा और इन इलास्टिक कोलिजन कहा जा रहा है आपसे, दैट मींस कि जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रही है ये पॉइंट स्टिक कर गए, और अगर वहां पर वो पॉइंट स्टिक कर जाएगा तो मतलब इस स्टिक पॉइंट को क्लैंप यानी हिंज मान करके इसके अबाउट ओमेगा दिखाना होगा, यानी कि ये कंबाइंड मोशन से रोटेशनल मोशन में चलाएंगे, कंबाइंड टू रोटेशनल। तो अब हम जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे जो सिर्फ आई ओमेगा होता है, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। लेकिन जो आई होता है वो फिर उस क्लैंप के रिस्पेक्ट में होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस सेंटर से वो क्लैंप वाला पॉइंट r डिस्टेंस पे, ये पूरा डिस्टेंस r है, m इंटू r²। ये आपका निकल के आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, तब यहाँ पर आई ओमेगा प्लस mvr लिखा है क्योंकि ट्रांसलेटरी भी है, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेटरी भी है, कंबाइंड मोशन में था, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। बाद में सिर्फ रोटेशन चल रही है तो आई इंटू ओमेगा, लेकिन ये आई बदल गया। पहले आई जो लिया गया था वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिया गया था, अब जो आई लिया जा रहा है वो इस क्लैंप के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। इनको इक्वेट करके हमारा आंसर आ जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मतलब ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सर इलास्टिक होगा तो रिबाउंड करेगा, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। रिबाउंड करेगा, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज तब इलास्टिक कोलिजन में ये बाद में भी कंबाइंड मोशन कर जाएगा। वो आप लोग को कराएंगे उसमें एडवांस की क्लास में, इसमें नहीं कराएंगे। अच्छा आज बता दे रहे हैं आपको, 12:30 पे है क्लास यार, अगर आपको करना हो जो असाइनमेंट दी थी उसको डिस्कस करेंगे। सर इसी आईडी से कनेक्ट कर सकते 12:30 बजे। सर क्या हो यही गया? आईडी है वो, सर यही वाली आईडी है 12:30 पे जो क्लास हाँ सेम होगी आईडी। एडवांस। और ये लास्ट क्वेश्चन भी करा देंगे। अब इसके बाद आपका रोटेशनल मैकेनिक्स पूरी तरीके से तैयार है। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम HC वर्मा की है, उसमें लास्ट में एक वॉल के साथ कोलिजन हो तो क्या हो, कोलिजन विद वॉल। और मान लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पर 0.6 या 0.7 है कुछ। तो इसमें क्या होगा, कोलिजन के बाद की कंडीशंस बता सकते हैं क्या बनेगा? सर जो इम्पल्स आएगा वो तो सेंटर के अबाउट ही होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी शायद चेंज नहीं होगी इसमें। बिल्कुल ये पहले वाला ही कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे ही आप इस वॉल से कोलाइड करोगे एक इम्पल्स आएगी, ये वॉल एक फोर्स लगाएगा तो एक इम्पल्स जे मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि ये इम्पल्स सेंटर से पास होगा तो ओमेगा नहीं बदलेगा हमारा, और जो लीनियर वेलोसिटी v0 है ये रिवर्स हो जाएगी। इसमें रेस्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट लगाते हो E मल्टीप्लाई करके,
ये मोमेंटम वाले चैप्टर में, बाउंसिंग वाले चैप्टर में बताया था कि जब कोई चीज v स्पीड से टकराती है किसी सरफेस पे तो उसमें e मल्टीप्लाई करके उसके रिबाउंड वेलोसिटी निकालते हैं। ओमेगा को न बदलने का रीजन वॉल का इम्पल्स सेंटर से पास होगा। सेंटर से अगर कोई इम्पल्स जाता है उसकी वजह से कोई एंगुलर वेलोसिटी में फर्क नहीं आएगा, बिकॉज कोई टॉर्क ही जनरेट नहीं होगी। इस इम्पल्स का सेंटर के बहुत कोई टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका बच्चा लेक्चर, आपका रोटेशनल मैकेनिक्स पूरा हो गया। इसमें स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।